हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द लॉ सीकर्स। पिछली वीडियो तक हमने बात कर ली थी लीजेस की। आज की वीडियो से हम शुरू करेंगे एक्सचेंज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सेक्शन 118 के अंदर एक्सचेंज को डिफाइन किया गया है। एक्सचेंज को डिफाइन करते हुए बताया है कि एक्सचेंज में दो व्यक्ति अपनी अपनी जो प्रॉपर्टी होती है उनकी जो ओनरशिप होते हैं वो ट्रांसफ़र करते हैं एक दूसरे को। मतलब एक प्रॉपर्टी के बदले दूसरी प्रॉपर्टी दी जाती है। अब वो जो प्रॉपर्टी होती है उनमें से या तो एक भी चीज़ मनी नहीं होगी या दोनों चीज़ मनी होगी। मतलब आपने अगर प्रॉपर्टी के बदले अगर मनी दी तो वो तो सेल हो गई। तो यहाँ पे बोला गया है कि आप यहाँ पे प्रॉपर्टी के बदले प्रॉपर्टी देंगे या फिर अगर आपको मनी देनी है एक्सचेंज में तो उसके एक्सचेंज में आपको मनी ही मिलेगी। अब आगे इसमें ये भी बताया गया है कि एक्सचेंज होता है ना वो सेल की तरह ही होता है। जो रूल सेल्स के ऊपर लगते हैं वही रूल एक्सचेंज में भी फॉलो होंगे। एक प्रॉपर्टी की सेल जैसे की जाती है वैसे ही उस प्रॉपर्टी का एक्सचेंज भी किया जाएगा। अब एक्सचेंज के अंदर क्या होता है कि जो पार्टी अपनी प्रॉपर्टी एक्सचेंज कर रही है वो वारंटी देते हैं, वो वारंट करते हैं सामने वाली पार्टी को कि मेरा जो टाइटल मैं आपको दे रहा हूँ वो परफेक्ट है और मैं आपसे परफेक्ट टाइटल ही ले रहा हूँ। लेकिन क्या होता है कि कभी कोई व्यक्ति होता है उससे वो प्रॉपर्टी ले ली जाती है क्योंकि वो सामने वाले की प्रॉपर्टी नहीं होती फिर भी वो दे देता है या फिर उसको डिफेक्टिव प्रॉपर्टी मिलती है। तो उसके क्या राइट्स अब यहाँ पर ही देखेंगे। इसमें उसके दो राइट्स बताए गए हैं। सबसे पहले तो यह बताया गया है कि उसने जो प्रॉपर्टी एक्सचेंज करी है उस प्रॉपर्टी को वापस क्लेम कर सकता है कि मैंने आपको जो प्रॉपर्टी दी थी मुझे वापस दे दीजिए, या फिर उसको जो प्रॉपर्टी गलत प्रॉपर्टी मिलने से उसको जो लॉस हुआ है वो उस लॉस का जितना भी अमाउंट है वो भी क्लेम कर सकता है। और ऐसा जो क्लेम या फिर प्रॉपर्टी मांग करने का जो राइट है वो जिस बंदे ने एक्सचेंज करी उसको भी है और उसके अंदर जितने भी लोग क्लेम कर रहे हैं उनके पास भी है। लेकिन ये भी याद रखना है कि ये जो राइट है वो तभी यूज़ कर सकते हो आप जब आपने कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी इसके अगेंस्ट नहीं कर रखा हो। अगर आपने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है जिसमें इस बात के अगेंस्ट कुछ लिखा हुआ है कि वापस क्लेम नहीं कर सकते या फिर कंपनसेशन नहीं ले सकते, उस केस के अंदर ये जो राइट है दो वो यूज़ नहीं कर सकता, उससे वो अपना पैसा और प्रॉपर्टी वसूल नहीं कर सकता। और जो प्रॉपर्टी जो उसने दी थी वो वापस अगर क्लेम कर रहा है, सेम प्रॉपर्टी मांग रहा है, इस केस के अंदर वो तभी होगी जब वो उस पार्टी की पोजीशन में है या उसके अंदर जो क्लेम कर रहा है उसके पोजीशन में, या फिर उसने अगर वो प्रॉपर्टी किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर दी है और उसने विदाउट कंसिडरेशन वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी है तभी वो वापस प्रॉपर्टी क्लेम कर सकता है। सेक्शन 120 के अंदर बताया गया है कि जो पार्टीज हैं उनके राइट्स क्या होंगे, लायबिलिटीज़ क्या होंगे। सेक्शन 120 में बताया है कि एक प्रॉपर्टी के सेलर और बायर के जो राइट्स होते हैं और जो लायबिलिटीज़ होती है वही एक्सचेंज में जो पार्टीज़ हैं उनके ही राइट्स होंगे और उनकी लायबिलिटीज़ होंगी। सेक्शन 121 के लिए बताया गया है कि अगर एक्सचेंज में दोनों पार्टी मनी एक्सचेंज कर रही हैं तो वो जो पार्टीज़ हैं वो सामने वाली पार्टी को वारंटी दे रहे हैं, वारंट कर रहे हैं कि मैं आपको जो पैसे दे रहा हूँ, मैं आपको जो मनी दे रहा हूँ एक्सचेंज में वो जेन्युइन है। उस प्रॉपर्टी के उस मनी के जेन्युइननेस की जो गारंटी है वो एक दूसरे को वो देते हैं। अब नेक्स्ट ट्रांसफ़र की बात करते हैं। नेक्स्ट ट्रांसफ़र है गिफ्ट। गिफ्ट के अंदर क्या होता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है वॉलंटरीली। वो प्रॉपर्टी जो है मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है। ऐसी जो प्रॉपर्टी है उसका उस समय एग्जिस्टेंस में होना ज़रूरी है। ये ऐसा जो ट्रांसफ़र है, ऐसा जो गिफ्ट है वो विदाउट कंसिडरेशन होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है गिफ्ट आपने जिस व्यक्ति को किया है उसके द्वारा उस गिफ्ट का एक्सेप्ट करना भी ज़रूरी है। एक्सेप्टेंस ज़रूरी है। अगर उसने एक्सेप्ट नहीं किया तो आपका गिफ्ट वैलिड नहीं होगा। आगे ये भी बताया गया है कि ये जो एक्सेप्टेंस देनी है डोनी के द्वारा वो डोनर की लाइफ टाइम के अंदर देनी है और ऐसे समय के अंदर अंदर देनी है जिस समय में डोनर अपनी प्रॉपर्टी देने में सक्षम हो। अगर डोनर अपनी प्रॉपर्टी देने में सक्षम नहीं रहता और उसके बाद में एक्सेप्टेंस देती है तो एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं रहेगी। और अगर डोनी एक्सेप्टेंस देने से पहले मर जाता है तो वो गिफ्ट जो है वो वॉइड हो जाता है। अब जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था, अगर आपको किसी प्रॉपर्टी का गिफ्ट करना है तो उसका गिफ्ट हमेशा बाय रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट ही होगा। सेक्शन 123 के अंदर बताया गया है कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का आपको गिफ्ट करना है तो गिफ्ट जो होगा वो बाय रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होगा और ऐसे डॉक्यूमेंट को मेकर जो है, जो डोनर है, उसके द्वारा या उसके बिहाफ पे साइन किया जाएगा और कम से कम 2 विटनेसेस के द्वारा उस डॉक्यूमेंट को अटेस्ट किया जाएगा। आगे बताया गया कि अगर आपको मूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट करना है तो उसका गिफ्ट भी बाय रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होगा और बाय साइन ही होगा, जैसे हमने पहले मूवेबल प्रॉपर्टी में देखा है, या फिर बाय डिलीवरी होगा। यहाँ पे अटेस्टिंग विटनेस की ज़रूरत नहीं है। और आगे बताया गया है कि डिलीवरी कैसे होगी। तो इसमें बताया गया है कि गुड्स को जब आप सेल करते हैं तो उस सेल के बाद में जैसे आप गुड्स को डिलीवर करते हैं उसी तरीके से उस जो गिफ्ट का प्रॉपर्टी है उसको भी आप डिलीवर
करेंगे। अब जैसा कि हमने पहले बात करी थी कि आपको जो गिफ्ट करना है प्रॉपर्टी का वो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी का होगा, फ्यूचर प्रॉपर्टी का नहीं होगा। तो इसमें बताया गया है आगे सेक्शन 124 के अंदर कि अगर आप ऐसा गिफ्ट करते हैं जिसकी ऐसे गिफ्ट के अंदर प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों प्रॉपर्टी कंप्राइज करती है, तो फ्यूचर प्रॉपर्टी जो होगा ना उसके लिए वो जो गिफ्ट है वो वॉइड हो जाएगा और सिर्फ और सिर्फ जो प्रेजेंट प्रॉपर्टी है उसका गिफ्ट वैलिड रहेगा। अब सेक्शन 125 के अंदर ये बताया गया है अगर आपने एक से ज़्यादा व्यक्तियों को गिफ्ट किया है और उनमें से कोई व्यक्ति गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं करता, तो ऐसी सूरत में जिस व्यक्ति ने वो गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं किया सिर्फ उसी के लिए उसका जो गिफ्ट है वो वॉइड हो जाएगा। उसका जो इंटरेस्ट है, उसको जो आप इंटरेस्ट दे देते हैं गिफ्ट के अंदर, उतना ही इंटरेस्ट जो है वो वॉइड होगा। बाकी जितने लोग गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेंगे उनका गिफ्ट वैलिड हो जाएगा। अब सेक्शन 126 के अंदर ये बताया गया है कि डोनर और डोनी दोनों मिलकर बात कर सकते हैं कि अगर कोई फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट है वो हो जाता है तो ऐसी सूरत में जो गिफ्ट है वो रिवोक हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर आप गिफ्ट करते हैं और गिफ्ट के अंदर आप ये तय करते हैं कि डोनर की विल के ऊपर वो गिफ्ट जो है वो रिवोक किया जा सकता है या फिर कैंसिल किया जा सकता है, इस बात को ध्यान रखिए। ये एमपी जुडिशरी के प्री के अंदर आया था ये सेम क्वेश्चन कि अगर डोनर की विल के ऊपर अगर कोई गिफ्ट बेस्ड है उसकी विल पे वो रिवोक किया जा सकता है, तो क्या वो गिफ्ट वैलिड है या वॉइड है? तो इसका आंसर होगा वॉइड। आगे बताया गया है कि आप गिफ्ट को उस तरीके से भी रिवोक कर सकते हैं जिस तरीके से अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया होता, तो जिन जिन सूरत में आप कॉन्ट्रैक्ट को रिजाइन कर सकते थे उन सूरत में आप गिफ्ट को रिवोक या कैंसिल भी कर सकते हैं। और ऊपर लिखी हुई बातों के अलावा किसी भी तरीके से गिफ्ट का रिवोकेशन या कैंसिलेशन नहीं हो सकता। आगे ये बताया गया है कि अगर आपने किसी व्यक्ति को गिफ्ट करी प्रॉपर्टी और उस प्रॉपर्टी का आगे उसने ट्रांसफ़र कर दिया है और वो ट्रांसफ़र विद कंसिडरेशन और विदाउट नोटिस है, तो ऐसा जो ट्रांसफर ही है उसके राइट्स जो है वो इफेक्ट नहीं होंगे इस सेक्शन में लिखी हुई बातों का। ये क्वेश्चन जो है वो 2021 में एमपी जुडिशरी के प्री के अंदर आया था कि अगर कंसिडरेशन और विदाउट नोटिस अगर ट्रांसफर ही है किसी गिफ्ट का तो उसके राइट्स इफेक्ट होंगे या नहीं होंगे, तो इसका आंसर आता है कि इफेक्ट नहीं होंगे। सेक्शन 127 में बताया गया है कि अगर एक आदमी ने दूसरे आदमी को एक से ज़्यादा गिफ्ट किए हैं बंडल करके और उस बंडल में एक गिफ्ट ऐसा है जिसके ऊपर कुछ भार है, कोई एनकम्बरेंस है, तो जो डोनी है वो पूरे गिफ्ट को ही एक्सेप्ट कर सकता है, वो सेक्लूड नहीं कर सकता उस गिफ्ट को। वो अगर एक्सेप्ट करेगा तो पूरा गिफ्ट एक्सेप्ट करेगा, वरना उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर गिफ्ट जो है वो एक से ज़्यादा ट्रांसफ़र के अंदर हो रहा है, दो अलग अलग ट्रांसफ़र में दो अलग अलग गिफ्ट आ रहे हैं, तो डोनी के पास ये राइट है कि उन दोनों में से कोई सा भी गिफ्ट चूज़ कर सकता है। वो चाहे तो दोनों रख ले, चाहे तो किसी एक को रख के एक को डिनाई कर दे। वहाँ पे ज़रूरी नहीं उन सबको भी एक्सेप्ट करे। यहाँ ये ध्यान रखता है कि ये जो गिफ्ट आ रहे हैं वो दो अलग अलग ट्रांसफ़र के लिए आ रहे हैं, इसीलिए वो एक्सेप्ट या डिनाई कर सकता है किसी भी एक को। अब आगे बताया गया है कि एक ऐसा व्यक्ति है जो कि कॉन्ट्रैक्ट करने में सक्षम नहीं है या फिर ऐसी प्रॉपर्टी जिसके ऊपर ऑब्लिगेशन लगाया है उसको एक्सेप्ट करने में सक्षम नहीं है, तो उसके एक्सेप्टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं होगी। लेकिन अगर जब वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और उसके बाद में भी उसको पता है कि ऐसी ऑब्लिगेशन है, उसके बाद में भी अगर वो प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर उसके ऊपर वो ऑब्लिगेशन भी आ जाएगी, वो उसको ऑब्लिगेशन भी रखनी होगी और पूरी करनी होगी। अब आगे बताया गया है कि सब्जेक्ट टू सेक्शन 127 अगर किसी व्यक्ति ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर कर दी है तो उस प्रॉपर्टी का डोनी जो है ना, वो जो डोनर था उसकी जितनी भी राइट्स एंड लायबिलिटीज है उनके लिए भी वो लायबल होगा, लेकिन उसी हद तक जिस हद तक उसने प्रॉपर्टी रिटेन करी है। सेक्शन 129 के अंदर ये बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति डेथ के कंटेम्पलेशन में, मतलब डेथ का उसको लग रहा है कि मेरी मौत आने वाली है, ऐसे कंटेम्पलेशन के अंदर वो किसी व्यक्ति को मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है, तो उसके ऊपर इस चैप्टर में, गिफ्ट के चैप्टर में जितनी भी बातें बताई गई है वो लागू नहीं होगी। और मोहम्मडन लॉ के जितने भी रूल्स हैं, क्योंकि मोहम्मडन लॉ में आप जानते हैं हिबा चलता है, तो मोहम्मडन लॉ के ऊपर भी इस चैप्टर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो और मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके जो भी सुझाव है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। इससे पहले कि जितने भी वीडियोज़ हैं मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उनको भी जाकर देखें। मेरे बाकी सोशल मीडिया जितने भी अकाउंट हैं उनका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक पे दिया हुआ है, वहाँ भी जाकर मुझे फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।